हेलो डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर अजय पटेल। आज बीए में सेकंड ईयर का रसायन टॉपिक का जो है एक और लेक्चर हम लेके आए हैं। आप इसमें जो है भस्म का निर्माण कैसे किया जाता है और भस्म की परीक्षा, ठीक है, यानी जो आपने भस्म बनाया तो उसकी परीक्षा हम करेंगे कि वो उत्तम भस्म बना है या नहीं बना है। तो इसका निर्माण कैसे किया जाता है और इसकी परीक्षा कैसे की जाती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है भस्म निर्माण प्रक्रिया आप देखेंगे, रॉ मटेरियल लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं? रॉ मटेरियल लेते हैं, उसका कलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें अदरक का भस्म बनाना है तो हम सबसे अच्छा कौन सा अदरक माना जाता है? श्रेष्ठ अदरक। औषधि के लिए क्या माना जाता है? कृष्ण अदरक। तो हम उस कृष्ण अदरक का जो है कलेक्शन कर लेंगे, वही एक्सेप्टेबल क्वालिटीज़ है। एक्सेप्टेबल क्वालिटीज़ का मतलब यही यहाँ पर है कि जो श्रेष्ठ होता है उसको हम लेंगे अपने औषधि निर्माण के लिए, ठीक है। तो हम उसको ले लिए और उसका लेके आएंगे तो उसको शुद्ध कर लेंगे। सबसे पहले उसका क्या करेंगे? शोधन कर लेंगे। सबसे पहला प्रोसेस यही होता है भस्म निर्माण के लिए, उसका शोधन कर लो, साफ कर लो, शुद्ध कर लो, ठीक है। उस शोधन के बाद फिर हम उसका भावना देते हैं। भावना देने का मतलब होता है बेटा कि उसको अभी हम आगे पढ़ाएंगे भावना क्या होता है। उसको किसी धातु मटेरियल को उसको क्या करना है, किसी द्रव में रख के मर्दन करना होता है, पिसाई करनी होती है 1 दिन तक 2 दिन तक, तो वही उसका भावना होता है। तो सुखा के चक्रिका बना के उसको रखा जाता है, ठीक है। तो वो भावना दे देंगे। दूसरा टॉपिक मतलब दूसरा स्टेप इसका हो गया। तो शोधन के बाद भावना दिया जाता है। जब भावना हो जाता है तो क्या करते हैं हम, फिर वो सेमी सॉलिड हो जाता है तो चक्रिका बना लेते हैं। चक्रिका का निर्माण करते हैं। चक्रिका मतलब यही छोटे छोटे ऐसे गोल गोल से उसका क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे उस सेमी सॉलिड का। जैसे वो तालाब वाली मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी, तो उसको बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे तोड़ तोड़ के गोली बना लेते हैं। उसी तरह से हम भी चक्रिका बना लेंगे। चक्रिका बना के उसको सराव संपुट में रख देंगे, ठीक है। सराव संपुट यही आपका बना हुआ है। सराव संपुट इसमें ये जो रेड कलर का आपका दिख रहा है, यही क्या रखा हुआ है? यही जो है चक्रिका रखा हुआ है। उसके बाद इसको ऐसे ढक देंगे। ढकने के बाद, ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे? पुट देंगे, जो है इसमें पुट देंगे। पुट मतलब अग्नि देंगे। अग्नि देने के बाद ये क्या हो जाएगा? भस्म बन जाएगा। अब जिस प्रकार का आपका जो है भस्म बनाना है, जिस प्रकार का आपका जो है महारस होगा या उपरस वर्ग का द्रव्य होगा या साधारण रस का वर्ग का जो द्रव्य है, जिसका भी हमें भस्म बनाना है, वो कैसा है, कितना कठोर है, कितना मृदु है, उस हिसाब से हम उसमें पुट देते हैं, ठीक है। पुट का निर्धारण हम जैसे जैसे जिस हिसाब से हमें ड्रग्स बनाना रहता है उस हिसाब से हम देते हैं, ठीक है। सबका पुट फिक्स नहीं होता है समझ में। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे भस्म हमारा जो बन गया है, इस भस्म की हम परीक्षा कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में ज़रूर इससे क्वेश्चन आता है कि भस्म की परीक्षा कैसे की जाती है। तो देखो ये 15 तरीके का यहाँ पर लिखा है लगभग कैसे भस्म की परीक्षा की जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक भस्म की ये सभी प्रकार के भस्मों में देखा जाता है कि ये भस्म की परीक्षा कैसे होती है, ठीक है। आइए, लिखा है बेटा पुनर्भव, ठीक है। पुनर्भव निश्चंद्रे सलक्षणता सूक्ष्मता लघु, ठीक है। रेखापूर्णम निरुक्त च निर्धूमम उत्तमम तथा, ठीक है। निर्धूमम उत्तमम तथा। फिर क्या लिखा है कि आपका वारितरम आवामी, ठीक है। वारितरम आवामी च निस्वादु मृदु वर्णकम, ठीक है। दंतः, ये क्या लिखा है? दंतः कचकचा भावम अभावम, ठीक है। कचकचा अभावम धातु नाम भस्म निर्णया, ठीक है। तो ये जो है इसका पूरा एक श्लोक है। आपको ज़रूर से ज़रूर ये श्लोक याद करना है। आप इसको अच्छे से याद कर लेना। नहीं याद कर पाते हो तो एक एक शब्द को ऐसे तोड़ तोड़ के आपको लिखना है। लेकिन लिखना कौन सा शब्द है? आपको यही शब्द लिखना है जो इसके संस्कृत का श्लोक है, वो यही, ठीक है। यानी पुनर्भवा। पुनर्भव मतलब होता है वह धातु रूप में पुनः ना जाए, मतलब पुनर्भव। पुनर्भव मतलब होता है फिर से उत्पन्न होना, यानी जो चीज़ था उसका फिर से उत्पत्ति हो जाना। लेकिन पुनर्भव मतलब क्या होता है?
जैसे आपने क्या किया, स्वर्ण का भस्म बनाया, आपके पास था स्वर्ण, स्वर्ण का आपने भस्म बना दिया, वो क्या बन गया, आपका राख बन गया स्वर्ण का। तो ऐसा नहीं होगा कि आप चाहोगे कि वापस से सोना बन जाए, तो वापस से सोना नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है भस्म की परीक्षा, यानी वो दोबारा से फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस ना लौटे, तो वो हो गया क्या, पुनर्भव। निश्चंद्र, निश्चंद्र मतलब होता है बेटा, जैसे भस्म की जो चमक होती है वो चमक नहीं रहनी चाहिए, चमक रहित होनी चाहिए। जैसे अभ्रक हो गया, गोल्ड हो गया, और ये रजत हो गया, ये सब क्या होते हैं, इन सब में चमक होती है, धातुओं में चमक होती है, तो वो चमक ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। जिसका आप बना रहे हो भस्म, जैसे स्वर्ण का भस्म बना रहे हो, तो उस भस्म में चमक नहीं होनी चाहिए। सलक्षणता, सलक्षणता इसका अर्थ होता है अत्यंत चिकना, बहुत चिकना होना चाहिए, स्लिपरी होनी चाहिए। जैसे उसका धूल मतलब उसका भस्म उठाओ तो बिल्कुल स्लिपरी हो, जैसे पाउडर वगैरह आप उठाते हो ना, तो बिल्कुल स्लिपरी होता है, सेम वैसे ही बिल्कुल स्लिपरी होना चाहिए, सलक्षण होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है बेटा सूक्ष्म, बहुत महीन चूर्ण होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाथ में ले रहे हो और दरबरा लग रहा है, नहीं, बिल्कुल महीन, जैसे पाउडर जैसे महीन चूर्ण होना चाहिए। लघु मतलब हल्का होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बेटा, रेखा पूर्णम, रेखा पूर्णम जैसे आपका अंगूठा है, आपकी तर्जनी अंगुली है और सारी अंगुलियां हैं, इसमें देखोगे तो पतली 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 बहुत सारी लाइनिंग बनी होती है। इसमें जो है क्या करो, तर्जनी अंगुली और अंगूठे के बीच में उसको उठा लो भस्म को, ठीक है। भस्म ऐसे रखा हुआ है आपका, ठीक, इसको क्या करो, तर्जनी अंगुली और अंगूठे से इसको उठा के और अंगुली में रगड़ो बीच में ऐसे, ठीक है, मलो उसको चुटकी से, तो क्या हो जाता है वो, और बिल्कुल उसी रेखाओं में भर जाता है, ठीक है। फिर जैसे झाड़ दो उंगलियों को, फिर भी क्या होना चाहिए, आपके उंगलियों की रेखाओं के बीच में वो फंस जाना चाहिए। वो तभी फंसता है बेटा जब क्या होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत महीन सलक्षण वो पिसा होता है, ठीक है। तो रेखा पूर्ण होना चाहिए। रेखा पूर्ण का मतलब होता है बेटा ये सूक्ष्मता और सलक्षणता का क्या होता है, द्योतक, वही बात, मतलब बहुत सूक्ष्म जब होगा, बहुत सलक्षण होगा, स्लिपरी होगा, तभी जाके उस रेखा में बैठेगा, ठीक है। तो उसी का द्योतक होता है, सूक्ष्मता और सलक्षणता का द्योतक लिखा है ये। रेखा पूर्ण क्या होता है, सूक्ष्मता और सलक्षणता का द्योतक, तो ये सूक्ष्मता लिखा है, ये सलक्षणता, ठीक है, ओके। अब आ जाओ बेटा क्या, निरुक्त, निरुक्त क्या है, आपका निरुक्त होता है कि कोई भी धातु भस्म को चांदी के साथ रखने पर और तीव्र धमन करो। जैसे किसी चीज़ का आपने भस्म बना लिया, सोने का बना लिया, अभ्रक का बना लिया, किसी चीज़ का आपने भस्म बना लिया, तो उसको क्या करो, चांदी के साथ रखो और तीव्र धमन, तीव्र धमन मतलब तेज़ी से उसको, मतलब बहुत तीव्र अग्नि पर उसको जलाओ, धमन करो, ठीक है, उसको अग्नि दो, तो क्या हो जाएगा, करने पर भस्म चांदी से ना चिपके अगर, तो उसे कहते हैं निरुक्त। एक नंबर में पूछ लेता है निरुक्त क्या है, ठीक है। तो वो चांदी से अगर नहीं चिपक रहा है, चांदी के साथ रख के गर्म करने पर, तो वो होता है निरुक्त। तो ये होना चाहिए। निर्धूम परीक्षा कैसे किया जाता है, भस्म को क्या करो, अग्नि पर डालो और उससे कोई धुआं नहीं उठना चाहिए, यानी वो क्या है, शुद्ध भस्म बना हुआ है। जैसे गंधक और काष्ठ औषधि रहित भस्म का ज्ञान होता है, यानी आपकी जो औषधि बनाई गई है उसमें गंधक और काष्ठ औषधियाँ नहीं पड़ी हैं, इसका यही मतलब है। लेकिन अगर उसमें मिलावट कर दिया है वो गंधक और काष्ठ औषधियों का, तो क्या होगा, काष्ठ औषधियाँ मतलब ये जो प्लांट वाली औषधियाँ होती हैं, तो वो तो बिल्कुल बड़े आराम से जलेंगी। तो जैसे ही आप अग्नि पर डालोगे तो जलने लग जाएगी, तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका निर्धूम परीक्षा। एक होता है बेटा उत्तम, उत्तम परीक्षा, इसमें क्या करते हैं वो, एक पानी का ग्लास है, ये पानी का क्या है, ग्लास है, इसमें पानी देखो भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ ग्लास है, उसके ऊपर क्या करते हैं, भस्म डाल देते हैं, भस्म का एक लेयर पड़ गया, उसके ऊपर चावल या धान, चावल या धान रखते हैं उस भस्म के ऊपर, ठीक है। चावल कैसा क्या करेगा, चावल हंस के समान अगर तैरता है तो वो उत्तम भस्म है, यानी वो भस्म जो है उस चावल या धान का लोड अपने ऊपर ले ले, उसे पानी में डूबने ना दे, हंस की तरह से तैरे, तो उसको कहते हैं बेटा उत्तम परीक्षा, ठीक है। वारितर, वारितर मतलब भस्म पानी पर तैरना चाहिए। आपने एक पहले ही पढ़ा है कि भस्म कैसा होना चाहिए, लघु, तो भस्म जब लघु होगा तो क्या करेगा, वो पानी के ऊपर
तैरेगा, ठीक है, उस पर डूबेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आवामी। आवामी का मतलब होता है, अर्थ होता है कि भस्म खाने से वमन ना हो। आवमी, ठीक है, आवमी मतलब, वमी मतलब क्या होता है बेटा, वमन होना, पलटी होना, ठीक है। लेकिन आवमी मतलब होता है इसको खाने के बाद इतना बेकार ना लगे कि पलटी हो जाए, तो उसका क्या मतलब है, वमन ना हो, ठीक है। निस्वादु, भस्म में किसी भी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होना चाहिए, राख जैसा स्वाद हो, ठीक है। मृदु हो, भस्म में मुलायम होनी चाहिए, भाई पहले ही पढ़ लियो, सलच्चड़ और स्लिपरी, तो वो मृदु हो, ठीक है। फिर वर्ण कैसी हो, सभी भस्मों का अपना अपना वर्ण होता है, वो अलग अलग, ठीक है। अपने अपने भस्म जो भी जिसका भस्म है, जैसे मान लो स्फटिका का भस्म कैसा होता है, सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद वर्ण का ही हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि काला हो जाए तो वो खराब माना जाएगा, अगर स्फटिका का भस्म काला है तो खराब है। इसी तरह से पूरे महारस वर्ग में हमने आपको पढ़ाया था, तो बताया था कि पूरे महारस वर्ग के जितनी भी औषधियों का भस्म बनाया जाता है, सबके भस्म कैसे होते हैं, लाल वर्ण के होते हैं, अरुण वर्ण के होते हैं, ठीक है। तो वो उसी कलर का होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अबरक का भस्म सफ़ेद हो जाए, ठीक है। तो सभी भस्मों का अपना जो वर्ण होता है अलग अलग होता है, उसी के हिसाब से होना चाहिए। देखो जैसे स्वर्ण का है, कैसा है, गैरिक के समान है। गैरिक का मतलब बिल्कुल गेरुआ जानते हो ना, लाल रंग का, तो गैरिक के समान होना चाहिए। अबरक का भस्म ईंट की चूड़ के जैसा होना चाहिए, तो ये याद करना है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक होता है बेटा, एक परीक्षा होता है दंत अग्रे कचकचा अभावा, मतलब जैसे आप आगे दांत पर उसको रखो और उसको क्या करो, दोनों दांतों से उसको पीसो, पूछो उसको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किच किच की बालू जैसी कोई कचकच की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो बालू जैसी किच किच की आवाज़ आ रही है, यानी वो ख़राब बना हुआ है, वो सलच्छड़ नहीं है, स्लिपरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे खाओ तो मुंह में पता ही ना चले कि आपने भस्म खाया है, आपने राख खाया है, ठीक है। तो ऐसे कचकच शब्द नहीं होना चाहिए, अभाव होना चाहिए उसका, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। फिर आ जाओ बेटा अम्ल। अम्ल परीक्षा कैसे करते हैं, ये हमने आपको वहाँ पर जो बताया था ना, केवल अभी इतने का परीक्षा बताया था। ये जो अम्ल वगैरह का परीक्षा किया जाता है, ये ताम्र भस्म वगैरह का परीक्षा है, ठीक है, धातु वर्ग के जो ताम्र वर्ग होते हैं इसका। तो ताम्रमम अम्ल परीक्षा स्यात रस विविध परीक्षितम अभ्रक माचिक ताम्र ताम्र ताम्राणाम अमृतीकरणम परम, ठीक है। तो ये जो है ताम्र की परीक्षा यहाँ आगे, ये स्पेशल जो है उस दंत अग्र कचकचा भावा के बाद ये जो यहाँ पर अम्ल परीक्षा है, ये मेनली किसके लिए है, ये अम्ल परीक्षा ताम्र भस्म की मुख्य परीक्षा होती है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि ताम्र भस्म की मुख्य परीक्षा क्या है, अम्ल परीक्षा, या पूछता है अम्ल परीक्षा किसके लिए किया जाता है, तो वो ताम्र भस्म के लिए किया जाता है, ठीक है। आइए कैसे किया जाता है बेटा, ये ताम्र भस्म है, ठीक है, मेनली ताम्र भस्म है, या सस्यक भस्म के लिए भी कर लेते हैं कभी कभी, या स्वर्ण मार्चिक भस्म के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है उस सबको, ताम्र भस्म ले लो, सस्यक भस्म ले लो और स्वर्ण मार्चिक भस्म ले लो। मेनली ताम्र भस्म की परीक्षा है, बता दिए हैं। उसको क्या करो, कोई भी अम्ल ले लो, नींबू ले लो, दही ले लो, आदि कांजी ले लो, कोई भी आप अम्ल ले लो, उसमें डाल दो। डालने पर क्या होगा, भस्म के रंग में परिवर्तन अगर नहीं होता है तो वह क्या है, अच्छे से पका हुआ भस्म है, सुपक्व भस्म है, ठीक है। लेकिन अगर उसके कलर में चेंज आ गया तो क्या हो जाएगा, तो वो ताम्र भस्म अपक्व है। जैसे ताम्र भस्म आपने लिया, नींबू का रस डाला उसमें, और वो तुत्त जैसा नीला हो गया, तुत्त मतलब तुत्त जैसे नीला होता है ना, तुत्त जैसा नीला हो गया, तो ताम्र भस्म क्या है, वो पका नहीं है, यानी अपक्व है, ठीक है। तो आपको ये ताम्र भस्म की स्पेशल परीक्षा पता चल गई। अब आ जाओ अमृतीकरण, मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। अमृतीकरण क्या होता है, अमृतीकरण यही होता है कि आप जो है यक्स की जगह मतलब क्या होता है, यक्स आपका कुछ भी हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, अभ्रक भी हो सकता है, ताम्र भी हो सकता है, स्वर्ण माचिक हो सकता है, यानी ATS, ये यक्स जो इसमें लिखा है वो ATS हो सकता है। तो आपने क्या किया, अमृतीकरण के लिए ATS ले लिया, ATS का क्या किया, मर्दन कर लिया, यानी कोई इसमें से एक लोग है जिसका आपको अमृतीकरण करना है, चाहे अभ्रक का अमृतीकरण करो, चाहे ताम्र का, चाहे स्वर्णमाचिक का, तो जिसका भी अमृतीकरण करना है उसको आपने ले लिया। फिर उसका क्या किया है, हीट किया, इसको देखो गर्म कर लिया,
गर्म करते रहे और मर्दन करते रहे, उसके बाद इसका अमृतीकरण हो जाता है। अमृतीकरण होने से क्या हो जाता है, हमने आपको बताया था, भस्म की रुक्षता बढ़ जाती है, तीक्ष्णता बढ़ जाती है, उग्रता बढ़ जाती है, आग्नेय गुण बढ़ जाता है और उसमें विषता का क्या होता है, नाश होता है। तो हम आपको जो है अमृतीकरण का यही फ़ायदा होता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर एग्जाम में लिख के आना है कि गुणों में तो वृद्धि होती है परंतु वर्ण में बदलाव होता है, यानी हानि होती है। वर्ण उसका चेंज हो जाता है लेकिन गुण बढ़ जाता है। कैसे गुण बढ़ता है, उसकी रुक्षता बढ़ जाती है, तीक्ष्णता बढ़ जाती है, उग्रता बढ़ जाती है। अग्नि पर इस बार पका रहे हैं, मर्दन कर रहे हैं तो आग्नेय गुण बढ़ जाएगा, लेकिन विषता का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपने ये देख लिया अमृतीकरण क्या होता है। इसी प्रकार लोहितीकरण एक होता है, भस्म के वर्ण को जो है दोबारा मूल प्रक्रिया में लाने, मतलब मूल रंग में उसको लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे लोहितीकरण कहते हैं। रक्त वर्ण ये लिखा हुआ रक्त वर्ग, तो रक्त वर्ग में क्या क्या होता है वो आप देख लेना। ठीक है, समझ में आए, रक्त वर्ग में क्या क्या होता है वो आप एक बार देख लेना। मंजिष्ठा केसर लाछा सारे जो है लाल कलर के जो भी द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं, रक्त वर्ग के द्रव्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नवनीत पिष्टि। ठीक है, ये आपको बताना था कि पारद का 12 भाग लेते हैं और गंधक का 1 भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो है सूर्य की किरणों में बैठकर अगर खूब मर्दन करेंगे तो मक्खन जैसा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं नवनीत पिष्टि। ठीक है, शुद्धावर्त मैंने आपको बता दिया, ये 2 लाइन लिख के आना होता है। व्हाइट हीट होती है, खूब तेज़ गर्म करने पर जो सफ़ेद रंग की ज्वाला निकलती है वही क्या होती है, व्हाइट हीट। इसमें सभी 7 धातुओं के पिघल जाती हैं और सत्व प्राप्त होता है इस पर। ठीक है, फिर बेटा आपके सिलेबस में एक है द्रुति, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछता है, हो सकता है किसी बुक में ना दिया हो तो आपको यहाँ पढ़ा दे रहे हैं। द्रुति होता है औषध आधमान योगेन लोह धात्वादिक तथा। ठीक है, संतिष्ठे द्रव्यकारा सा द्रुति प्रकृतिता, ये श्लोक बिल्कुल रट लेना। यानी क्या होता है, जब भी कोई विशिष्ट औषधि के जो है संयोग और तीव्र धमन मतलब ताप पर, इनके योग से स्वर्ण आदि कोई अन्य खनिज पदार्थ सामान्य ताप पर ही द्रवीभूत होकर द्रव अवस्था में ही रह जाए, तब उस द्रव पदार्थ को खनिज की द्रुति कहते हैं। बेटा, द्रुति मतलब होता है द्रव भाग में रह जाए, यानी लिक्विड फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में कैसे करना है चेंज, जब कोई विशिष्ट औषधि, ठीक है, मान लो विशिष्ट औषधि जैसे सोना हो गया आपका, और जैसे ये डायमंड वगैरह हो गया, ये बहुत हार्ड होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, जल्दी क्या होते हैं, पिघलते नहीं हैं। तो क्या करना है कि किसी विशिष्ट औषधियों के संयोग से मतलब और तीव्र धमन करने पर इनके योग से स्वर्ण आदि जो भी है, वही स्वर्ण आदि मैंने बताया ना, तो कोई विशिष्ट औषधि लो जिनको मिलाओ इनके साथ, स्वर्ण के साथ उसके साथ क्या नाम है, डायमंड के साथ, इन सब के साथ मिलाने पर और खूब तेज़ अग्नि दे दो एक बार, तो क्या हो जाता है, अन्य खनिज पदार्थ सामान्य ताप पर ही द्रवीभूत होकर द्रव अवस्था में ही रह जाए। ठीक है, तो अन्य खनिज पदार्थ के तरह जो है सामान्य ताप पर ही, जनरल टेम्परेचर पर ही ये इसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा ये। ठीक है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा थी वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और उसी फॉर्म में बना रहेगा, उसी को कहते हैं द्रुति। ठीक है, लक्षण होता है बेटा द्रुति का कि निर्लेपत्वम ध्रुवत्वम च तेजत्वम लघुता तथा आसनयोगेन सूतेन। ठीक है, पंचधा द्रुति लक्षणम, तो ये 5 लक्षण द्रुति के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 5 लक्षण आपको बताने होते हैं। निर्लेपत्वम ध्रुवत्वम तेजत्वम लघुता तथा। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे आप, निर्लेप, ध्रुवत्व और NDTL करके। ठीक है, NDTL 4 हो गए, निर्लेपत्वम ध्रुवत्वम, ठीक है, तेजत्वम लघुता तथा, और असंयोगेन मतलब लास्ट में इसका किसी से संयोग, पारस से जब पृथक होना यानी असंयोग होना। ठीक है, किसी से जुड़ना नहीं, ये हो जाते हैं आपके 5 लक्षण। निर्लेपत्व मतलब होता बेटा कि जो ये है ना, ये बर्तन में जो है ना लगना। ठीक है, उसके जो बर्तन होता है उसके उसमें तली वगैरह में कहीं पर चिपकता नहीं है। ठीक है, तो जो पातल है बर्तन है
उसमें कहीं पर चिपकता नहीं है द्रुति। ठीक है, द्रव रूप में ही रहना तो हमने बताया था ऊपर ही कि उसको जो है औषधियों के साथ जब आप संयोग कराओगे तो वो उसी फॉर्म में बना रह जाएगा। तो द्रव रूप में ही रहना। चमकदार होना, तेजत्व मतलब चमकदार तो होगा ही क्योंकि धातुओं का इसमें द्रुति बनाई जाती है। चमकदार होना। मूल पदार्थ से हल्का होना, हाँ मान लो जितना भारी गुरु था आपका स्वर्ण या फिर आपका डायमंड, उतना ज़्यादा ये भारी नहीं होगा, ये क्या होगा, लघु होगा। पारस से पृथक होता है ये। ठीक है, चलो तो इतना सारी चीज़ें थी, मैंने आपको पढ़ा दिया। एक चीज़ आपका था ऊनम परीक्षा बेटा। ऊनम परीक्षा भी कभी कभी पूछ लेता है आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर में। ये क्या लिखा है, ऊनम, आप लोग पढ़ लेना, ऊनम परीक्षा। ठीक है, तो ये ऊनम परीक्षा क्या होता है, यहाँ लिखा है उत्तम के जैसा, बिल्कुल जैसे उत्तम परीक्षा आपने पढ़ा था ना, ये गिलास में ये सब करके, ये वही परीक्षा यहाँ भी होता है, उत्तम के जैसा ही होता है। बस चावल की जगह, जैसे यहाँ चावल और धान लिया गया ना, यहाँ को चने को रखते हैं और वो डूबे ना, तो उसको ऊनम परीक्षा कहते हैं। बस और कोई विशेष अंतर नहीं है। एक बार ऊनम परीक्षा पूछा गया है एग्जाम में, लोग ये लिख के आए थे कि ऊन के टुकड़े नहीं वो करते हैं, डूबते हैं। ऊनम से, ऊन से कोई मतलब नहीं है यहाँ बेटा, उत्तम के जैसा ही है ये, बस चावल की जगह चना लिया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो है पूरा ये भस्म का निर्माण और उसका जो है परीक्षा आपको बता दिया गया है। अगर आपको कुछ और जानना है, पूछना है, या रसशास्त्र में और किसी लेक्चर की ज़रूरत है तो आप हमको जो है कमेंट में बता सकते हैं। और अगर कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8707851719। ठीक है, केवल रसशास्त्र का ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक आप कोई भी सब्जेक्ट की कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।